Hi everyone, welcome to Environment series of part 2. In this video, we will discuss measurement of biodiversity and the pattern. Well, in previous video, we have discussed the what is biodiversity and the types of biodiversity. इस वीडियो में देखेंगे उसको मेजर कैसे करते हैं और ये देखेंगे क्या कोई पैटर्न एग्जिस्ट करता है और अगर एग्जिस्ट करता है तो उसको किसने वैलिडेट किया है, मतलब किसके हाइपोथेसिस दिए हैं या किसने एक्सपेरिमेंट करके उस चीज को बताया है कि हाँ ऐसी वेरिएशन एग्जिस्ट करती है और मेजरमेंट इस तरीके से होता है. वेल पीपल से समटाइम वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अल्फा डाइवर्सिटी है बीटा डाइवर्सिटी है. वेल नो, there is a difference between alpha diversity and beta diversity, and there is a difference that at which level you go and check the biodiversity. तो types और level of biodiversity, types and level of biodiversity is only 3 जो हमने previous वीडियो में डिस्कस किया. ये अल्फा बीटा क्या है वो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे. वेल why I'm discussing this, इन चैप्टर से क्या फायदा होगा, इस बेसिक से हमारा फायदा क्या होगा. सी इन क्वेश्चंस को देखिए, स्पीसीज रिचनेस, ये टर्म्स ये क्यों जनरेट होता है. वेल ये पार्ट तो बायोम का हो जाता है बट बायोडाइवर्सिटी से लिंक करता है. आप बायोडाइवर्सिटी के जो सारे आपके सिंपली कि इंडेक्सेशन में जितने भी टॉपिक हैं उसको कोरिलेट कीजिए एंड देन ट्राई टू रीड इट. यहां देखिए सी इन्वेजिव स्पीसीज क्या होती है, क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे जब लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होती है इट इज वन ऑफ द वे बिकॉज ऑफ इट हैपन. और ये हिमालय रेंज में क्यों होता है फायदा, स्पीसीज डाइवर्सिटी क्यों है, क्यों रिच है. यहाँ पे आप 2 ऑप्शन में फंस जाओगे है ना. रेनफॉल भी होता है बट यहाँ क्या कह रहा है मोस्ट अप्रोप्रिएट. तो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है, डिफरेंट बायोजोग्राफिकल जोन. क्यों है बायोजोग्राफिकल जोन, किस पार्ट का हिस्सा है, बायोडाइवर्सिटी के चैप्टर का हिस्सा है. आप उसको अलग से थोड़ी पढ़ने जाओगे, आप उसी में पढ़ना चाहिए. कौन से एक्ट कंजर्वेशन के लिए, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए जरूरी है. सी कहने के लिए साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है पर अगर आप स्टैटिक से लिंक करो तो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी है तभी तो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, उसकी वजह से तो आ रहा है. और उसको स्टैटिक से लिंक करो फिर उसको साइंस एंड टेक से थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ रहा है ना. यहाँ पे देखो हैबिटेट लॉस हो रहा है तो कौन सा एनिमल है, तो बायोडाइवर्सिटी में ही आप जब उसको फ्लोरा एंड फौना को की फैमिली देखते हो, किंगडम देखते हो, उसका क्लासिफिकेशन देखते हो, वो क्या है, ये इन सब चीजों से आता है. स्पीसीज कौन से मेथड से आप उसको प्रोटेक्ट करते हो, ये सिस्टम क्या है, ये इनमें डिफरेंसेस क्या है, ये किस बारे में बात करें, टोटल कितने हैं. तो फैक्चुअल प्लस दी स्टैटिक प्लस दी करंट अफेयर, ये सारी चीजें आपको लिंक करके ही करनी पड़ेगी तभी ये चैप्टर इजीली आपका कवर हो पाएगा. अदरवाइज क्या होगा, आप पीवाईक्यू तो देखोगे एंड यू ट्राई टू कवर इट थरली फ्रॉम एक्स्ट्रा एफर्ट करते रहोगे कि बायो रिजर्व अलग से पढ़ूं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अलग से पढ़ूं. नहीं, एक ही चैप्टर में आप इसको रिलेट करके पढ़ो. आईयूसीएन बॉडी, तो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड कौन कौन सी बॉडी है, आईयूसीएन क्या करती है, कैलकुलेट करती है. कौन सी कैलकुलेशन करती है, एंडेंजर स्पीसीज. कैसे कैलकुलेट करती है ये, है ना, कैसे कैलकुलेट करती है, उसके क्राइटेरिया क्या है, नेचुरली फाउंड कौन से हैं. ये आपको जब बायोजोग्राफिकल जोन पढ़ोगे तो आपको कुछ कुछ आइडिया लगेगा, वहीं से कुछ स्पीसीज आपको कवर हो जाएगी. अलग से करने की जरूरत नहीं है कि एंडेंजर अलग से कर रहा हूँ, अलग से भी करोगे आप उसको, वो जरूरी है. बट जब आप ये रीड करोगे तो देयर विल बी अ लिंक, और जब लिंकेज होता है तो इजीली याद भी हो जाता है. सी हियर दीज क्वेश्चंस, फॉरेस्ट है ना, हैबिटेट है, तो ये सारी चीजें रिलेट करने के लिए हैं. तो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगर आप बुक शंकर आइस पढ़ोगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे तो यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस, बिकॉज जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो एक जनरल स्टेटमेंट है कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और टेम्परेट फॉरेस्ट में वेजिटेशन ज्यादा क्यों है ना, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में क्यों ज्यादा है, वेजिटेशन क्यों ज्यादा हो रही है, बायोडाइवर्सिटी वहां ज्यादा क्यों है. क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है ना, पीवाईक्यू है. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से रीजनरेट फास्ट क्यों हो रहा है, वो सब इस
चीजों से मिलेगा। मेजरमेंट क्यों कर रहे हैं, स्पीसीज रिचनेस टर्म क्या है, स्पीसीज इवननेस क्या है, ये सारी चीजें इसमें देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो दिस इज अबाउट मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्योंकि अगर आप बायोडाइवर्सिटी देखोगे, इट इज नॉट कांस्टेंट, है ना, हर जगह अलग अलग बायोडाइवर्सिटी है। एंड देर इज अ नीड टू कैलकुलेट द बायोडाइवर्सिटी की कहाँ पे क्या क्या है, क्या उग रहा है, क्या वेजिटेशन है, कौन से एनिमल कहाँ पे हैं, क्या एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हमें ये सब जानने की जरूरत ही क्यों है? वाई देर इज अ नीड? वेल, बिकॉज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी देर इज अ स्टेबिलिटी इन द इकोसिस्टम। क्या है? स्टेबिलिटी होती है इकोसिस्टम में। अब जब स्टेबिलिटी होगी तो वो स्टेबिलिटी बायोडाइवर्सिटी होने से क्या है, जो एनर्जी फ्लो है, जो आपका न्यूट्रिएंट साइकिल है, वो क्या होगा, जल्दी काम करेगा, रिसाइकलिंग ज्यादा जल्दी होगी। अदरवाइज सिर्फ एक ही टाइप की मैं प्लांट वेजिटेशन रख दूं तो क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा ना। अगर मान लो सिर्फ एक ही तरह का खाना एग्जिस्ट करता है या इतना ही एग्जिस्ट करता है तो क्या होगा, सब लोग आएंगे, है ना। इंस्टेबिलिटी होगी, इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी, लोग भागा दौड़ी करेंगे, एक ही चीजें के पीछे भागेंगे, उसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी एक्सटिंक्शन, है ना, देयर विल बी एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन होने लगेगा, क्रिटिकली एंडेंजर स्पीसीज सामने आएगी, वल्नरेबल होगा, उसके लिए खाना नहीं मिल रहा। मान लो डियर के लिए घास नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो अगर बायोडाइवर्सिटी है तो कुछ और खा लेगा, है ना, पेड़ की पत्तियां खा लेगा, लिटर्स खा लेगा, कुछ फ्रूट्स खा लेगा, वो चीजें खा लेगा, बट एक ना होने की वजह से उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। पर जैसे ही बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी तो उस पर इम्पैक्ट पड़ जाएगा। तो यही है उसकी नीड, दैट इट्स रिक्वायर फॉर द स्टेबिलिटी। अब अप्रोच क्या है, कैसे कैलकुलेट करें? सी, देयर इज 3 टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो मुझे किस लेवल पे जाके काउंट करना चाहिए? क्या मैं जेनेटिक लेवल पे जाऊं तो काउंट कर लूंगी? देयर इज अ ह्यूज वेराइटी, लोग करते हैं, टेक्सोनॉमी वहीं से तो है, करते हैं। बट हम बायोडाइवर्सिटी को मेजर करना है कि यहाँ पे प्लांट हैं, कौन सी स्पीसीज मिल रही है, ये सब कैसे पता चलेगा? अगर हम स्पीसीज लेवल पे जाएं, स्पीसीज डाइवर्सिटी मतलब देयर आर वेराइटी ऑफ स्पीसीज विद इन अ रीजन। सपोज इस रीजन में डियर भी मिल रहा है, बर्ड्स भी मिल रही है, प्लांट की ये वाली स्पीसीज भी हैं, ठीक है। तो ये क्या है, स्पीसीज डाइवर्सिटी है ये विद अ पर्टिकुलर रीजन। इकोसिस्टम पे क्या होता है, सिंपली जो प्रीवियस वीडियो में देखा कि अलग अलग इको, टेरेस्ट्रियल है, डेजर्ट में अलग है, वहां अलग है। तो हम किस लेवल पे जाएं जिससे हमारा सारा कैलकुलेशन हो जाए? तो हम स्पीसीज डाइवर्सिटी के लेवल पे जाके चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? देयर इज 2 कॉम्पोनेंट, ओके, देयर इज दिस इज 2 components, स्पीसीज रिचनेस और स्पीसीज इवननेस। रिचनेस का मतलब क्या होता है? सी, सपोज दिस इज अ ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है, एंड देयर इज ए बी सी डी, सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्पीसीज। तो विद इन अ रीजन देयर आर हाउ मेनी types of species? That would tell me that what is species richness। कि अगर मान लो यहाँ पे 4 हैं, किसी और जोग्राफिकल एरिया में A B ही है, तो इसकी स्पीसीज रिचनेस कम हुई। तो जहाँ पे स्पीसीज रिचनेस ज्यादा होगी वहां बायोडाइवर्सिटी भी ज्यादा होगी, ठीक है। अब बात आती है स्पीसीज इवननेस क्या होता है। सी, यहाँ पे ये कंपैरेटिव वे में की जाती, कम्युनिटी बेस पे या इकोसिस्टम लेवल पे बेस पे कर लेते हैं। सपोज करो ये ज्योग्राफिकल एरिया 1 है और ज्योग्राफिकल एरिया 2 है। यहाँ पे मैंने ए लिख दिया, बी सी, ठीक है। यहाँ पे मैंने ए लिख दिया, बी सी और सी, ओके। सो सी, इन दिस ज्योग्राफिकल एरिया आप देख रहे हो तीनों वेराइटी है। इस ज्योग्राफिकल एरिया में भी 3 वेराइटी, मतलब स्पीसीज रिचनेस तो दोनों में बराबर है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। बट इवननेस वर्ड से ही देखो,
यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एक स्टेबिलिटी मेंटेन है कि यहाँ 3 है, ये भी 3 है, ये भी 2 है, ठीक है। बट यहाँ पे एक स्पीसीज का डोमिनेंस ज्यादा है, ये कम स्पीसीज है ना। तो स्पीसीज इवननेस टॉक अबाउट द proportion of number of species, ठीक है। इट्स टॉक अबाउट द proportion of number of species that exist in a geographical area, between a geographical area. So you have to see कि species richness कितनी species है, variety कितनी है, species evenness एक geographical area में दूसरे geographical area से किस species का dominance है या species बराबरी से है या नहीं। जैसे आप ट्रॉपिकल में जाओगे तो वहां पे क्या है, इवननेस मिलेगी आपको, है ना। देयर इज अ ह्यूज वेराइटी। तो जहां इवननेस होती है वहां बायोडाइवर्सिटी भी हाई होती है, रिमेंबर दैट, ओके। एंड जहां पे इवननेस कम है तो दैट मीन्स एक डोमिनेंस होगा। जब एक डोमिनेंस होगा तो वो अपना डोमिनेंस हर चीज में दिखाएगा, वो हर चीज में देयर विल बी अ लेस नीश स्पेशलाइजेशन, जिसकी वजह से क्या नीश क्या होता है, जैसे कि हमारा जो वर्किंग होती है, तो स्पीसीज की वर्क, सिंपली एक टर्म आप बस अभी जान लो, अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे। नीश इज टॉक अबाउट द जॉब, द रोल दैट अ स्पीसीज प्ले इन अ इकोसिस्टम, सो दैट इज टॉक अबाउट इट। तो यहाँ पे क्या है, इवननेस की कमी है इस जगह पे, तो यहाँ बायोडाइवर्सिटी भी कम मिलेगी। यहाँ पे इवन है तो बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, क्यों? क्योंकि उसमें स्पेशलाइजेशन भी होगा, ठीक है। स्पेशलाइजेशन और एक्सटिंक्शन कम होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक्सटिंक्शन रेट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। एक और टर्म होती है स्पीसीज अबंडेंटनेस, इंडिविजुअल पर स्पीसीज। दैट मीन्स कि मान लीजिए यहाँ पे ये एक टाइप की स्पीसीज है, उसमें कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है, दैट इज कॉल्ड दी स्पीसीज अबंडेंटनेस, ठीक है। एंड स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होगी, जहाँ पे स्पीसीज रिचनेस भी सही होगी और स्पीसीज इवननेस भी सही होगी, तो वहां पे स्पीसीज डाइवर्सिटी आपको ज्यादा मिलेगी। दैट मीन्स देयर विल बी अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ स्पीसीज, ओके। आई होप दैट इज क्लियर टू यू ऑल दिस टर्म। सी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, इन सारे प्लांट की जो स्पीसीज है दैट इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड और इवनली ग्रोइंग, तो ये एक स्टेबल इकोसिस्टम होगा। बट यहाँ पे देखो, इस पेड़ की दिस वन इज डोमिनेटिंग, ठीक है। तो जो डोमिनेट करेगा वो उसी की जेनेटिक वेरिएशन भी बढ़ती चली जाएगी और एक तरह का हो जाएगा। जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि सिमलीपाल में सूडोमिलेनिस्टिक हो रहे हैं, है ना। तो उनकी इन ब्रीडिंग की वजह से वो वैल्यूज क्या हो रही है, बढ़ रही है, और वो एक कंसर्न है, क्योंकि एक सूडोमिलेनिस्टिक होना एक अच्छे टाइगर की वो नहीं होती, क्वालिटी नहीं होती, ठीक है। तो वो जब वही चीज बढ़ जाएगी तो इंस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो दैट इज रिलेटेड फॉर द मेजरमेंट। तो ये इन दो बेसिस पे हम चेक करते हैं कि हाउ वी कैन मेजर इट, ओके। तो वी विल सी द स्पीसीज रिचनेस और इवननेस। अब उसी को हम एक फर्दर कहते हैं कि कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो RH रिचर्ड हार्डिंग विटकर थे, उन्होंने ये टर्म दिए कि आप स्पीसीज रिचनेस में ही, स्पीसीज रिचनेस को ही कैलकुलेट कैसे करोगे। उसको कैलकुलेट करने के लिए आप देखोगे अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी एंड गामा डाइवर्सिटी, ठीक है। दिस इज नॉट टाइप ऑफ डाइवर्सिटी, दिस इज टाइप ऑफ मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, स्पेसिफिकली स्पीसीज रिचनेस। आप इसको ये भी कह सकते हो, दिस इज अ टाइप ऑफ स्पीसीज रिचनेस, दैट हाउ यू कैन कैलकुलेट द स्पीसीज रिचनेस बाय अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी एंड गामा डाइवर्सिटी, और यू कैन से द मेजरमेंट ऑफ biodiversity by alpha diversity, beta diversity and gamma diversity. See, my words are changing, but I'm talking about the measurement only. This is not talking about the level or types of biodiversity. Remember that. Okay. So species richness is decided by these three types. Okay. कैसे होती है? See, अल्फा क्या होती है देखते हैं। See यहाँ पे, अगर यहाँ मैं 3 साइड्स ले लूं तो अल्फा डाइवर्सिटी बोलता है कि इट कैलकुलेट द स्पीसीज विद इन
अ पर्टिकुलर एरिया और विद इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट कि यूजुअली कितने नंबर ऑफ स्पीसीज एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी एग्जिस्ट कर रही है, किस टाइप की एग्जिस्टेंस है। देखो, अगर मैं अबंडेंस की बात करूं तो अबंडेंस क्या हो गया कि इंडिविजुअल विद रिस्पेक्ट टू अ स्पीसीज, राइट। और यहाँ पे एक स्पीसीज के बारे में बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज कौन सी होगी, 1 ये हो गई, 2 ये और ये 3। दिस इज अल्फा डाइवर्सिटी फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन। ओके, दिस इज अल्फा डाइवर्सिटी फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन। यहाँ पे कितनी एग्जिस्ट करती हैं, 1 और 2। तो ये 2 टाइप की हैं। तो विद इन अ इकोसिस्टम द टाइप ऑफ species that is called alpha biodiversity. Okay, now the comes the बीटा डाइवर्सिटी। बीटा डाइवर्सिटी हम कंपैरेटिव बेसिस पे करते हैं, 2 इकोसिस्टम के बेसिस पे करते हैं। देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन बायोडाइवर्सिटी बिटवीन, ओके, द बिटवीन इज बीटा, विद इन इज अल्फा। और बिटवीन जब हम कंपेयर करते हैं तो हम उसमें क्या देखते हैं, वी विल सी द रेट, the change in the amount of species between the ecosystem. What it means? It means is जो common नहीं है, ठीक है, जो common नहीं है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि अगर आप इसमें देखोगे इन दोनों में कौन सी स्पीसीज कॉमन नहीं है, सिंपली आप उस पर देखोगे तो दैट इज, ठीक है, तो ये दिस इज 1 एंड दिस इज 2। तो ये जो है यूनिक है, तो आप सिंपली कह सकते हो जो यूनिक होंगी वही तो अनकॉमन होंगी ना। तो जो कॉमन नहीं है तो यूनिक स्पीसीज बिटवीन दिस टू बायोडाइवर्सिटी, दिस इज बिटवीन दिस टू ज्योग्राफिकल एरिया और बिटवीन द 2 इकोसिस्टम जो कॉमन नहीं है वो बीटा डाइवर्सिटी होती है। ठीक है, तो ये जो थे इन दोनों के बीच, मतलब ए और बी के दोनों साइड के बीच में क्या बीटा डाइवर्सिटी है, 2। ठीक है, इस इन दोनों के बीच में कौन सी है, 3। कौन कौन सी, ऑरेंज, ये ब्लैक, ओके, और दिस वन इज रेड। तो 3 हो गए, 3 अलग है, यूनिक है, दिस इज बीटा डाइवर्सिटी। गामा डाइवर्सिटी क्या है, जो टोटल है, ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ अ लैंडस्केप। मतलब सपोज करो ये एक फॉरेस्ट एरिया और इसमें से मैंने 3 साइट ली थी और इस तीनों में टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज कौन सी है, कितने नंबर की हैं, दैट इज कॉल्ड गामा डाइवर्सिटी। तो यहाँ कितनी हो गई, एक ग्रीन हो गई, ऑरेंज 2, ब्लैक 3, ये 4 और ये 5, तो हो गए 5। तो दिस इज कॉल्ड योर गामा डाइवर्सिटी। आई होप इट इज क्लियर। तो हमने पता किया कि हम किस लेवल पे जाएंगे, हम स्पीसीज डाइवर्सिटी के लेवल पे जाएंगे, ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए। उसमें भी हम 2 चीजों को देखेंगे, स्पीसीज रिचनेस और स्पीसीज इवननेस। ठीक है, और इस वही स्पीसीज रिचनेस को कैलकुलेट करने के लिए और उसको जानने के लिए या टाइप ऑफ मेजरमेंट के लिए अल्फा डाइवर्सिटी लेवल तक जाएंगे, बीटा जाएंगे और गामा जाएंगे। क्यों जाएंगे, बिकॉज विद इन अ इकोसिस्टम देयर कैन बी अ वेराइटी एंड वी नीड टू कैलकुलेट दैट, एंड फॉर दैट हम अलग अलग रीजन को लेंगे, उस पर कैलकुलेट करेंगे कितनी स्पीसीज हैं, कितनी यूनिक स्पीसीज हैं बिटवीन द इकोसिस्टम, और पूरे एक लैंडस्केप में कितनी स्पीसीज है, तो उस बेसिस पे बात करेंगे और उसी के मदद से आप उसको क्या करोगे, कंजर्व करोगे अगर कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे देखो इसका डोमिनेंस ज्यादा है ना। तो मैं यहाँ पे नीश स्पेशलाइजेशन करने के लिए, वेराइटी लाने के लिए क्या करूंगी, कोई दूसरी स्पीसीज ला दूंगी, है ना, क्योंकि ये होगा इनको खत्म कर देगा, तो मुझे इनको कंजर्व करने की जरूरत है, तो मैं इसको उठा के या फिर यहाँ ले आऊंगी या यहाँ ले आऊंगी। सो दैट कुड भी मेरा मोटिव हो जाएगा। क्योंकि देखो इवन नेशनल पार्क्स में भी क्या होता है, कैलकुलेट ऐसे ही किया जाता है। सपोज करो इस नेशनल पार्क में A-B-C स्पीसीज है, यहाँ A B ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अब देख रहे हो यूनिक स्पीसीज कौन सी होगी, यहाँ पे C हो गया, तो यूनिक स्पीसीज कौन सी होगी, C होगी, मतलब ये इस पार्ट में नहीं मिलेगा। जैसे आपका भुज एरिया में, गिर नेशनल पार्क में लायन मिलते हैं, लायन इस साइड नहीं मिलेंगे, ईस्टर्न साइड नहीं मिलते। यहाँ पे टाइगर है तो टाइगर इधर नहीं मिलेगा, है ना, डेजर्ट एरिया के पास टाइगर नहीं मिलेंगे। सो दैट इज द रीजन
और ये इसी से पता चलता है, उन्हीं को मेजर करते हैं, उन्हीं की मदद से कंजर्व भी करते हैं। ओके, आई होप इट इज क्लियर। सी इफ यू वांट टू रीड, यू कैन रीड द डिफ्रेंसिएशन, किस लेवल पे कर रहे हैं, एरिया स्केल लेवल क्या है, ठीक है, ये टर्म्स हैं। नाउ वी विल मूव टू द सेकेंड टॉपिक, दैट इज पैटर्न। See, biodiversity, is it a constant? No, it is not constant. It varies with respect to a lot of factors, है ना। उसी के लिए उसको हमें जानने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हम टाइमली एक्ट करेंगे, इसीलिए तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स बनाए गए हैं। सी, ये हॉटस्पॉट्स किस लिए हैं? क्योंकि इनको कंजर्व किया जा सके, क्योंकि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। हिमालयन रीजन को बचाना है। क्यों? बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है एंड वी हैव टू सेव इट, बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स द स्टेबिलिटी विल बी देयर इन द इकोसिस्टम। ओके, सो लेट्स सी कि पैटर्न कैसा एग्जिस्ट करता है, हाउ बायोडाइवर्सिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड ग्लोबली। देयर आर उसके पहले आपको दो टर्म पता होने चाहिए, स्पीशीएशन एंड द एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन मतलब कि कोई स्पीशीज क्या हो रही है, उस डाई हो रही है ना, या वो क्रिटिकली एंडेंजर हो रही है, उसकी स्पीशीज घट रही है, या नियर टू थ्रेटन है ना, इट्स नियर टू थ्रेटन, लीस्ट कंसर्न है। तो ये सब चीजें कैसे पता चलती है? कि उसके एक्सटेंशन रेट से पता चलेगी कि उसको सही टाइम पे रोक सके। स्पीशीएशन मतलब आपकी इवोल्यूएशन हो रहा है स्पीशीज के अंदर ही, दैट इज योर जनरेशन इज फॉर्म। जैसे आपने देखा होगा ये प्राइमेट्स हैं, तो प्राइमेट्स के एंसेस्टर, सी दिस इज कॉल्ड स्पीशीएशन, मतलब इवोल्यूशन हो रहा है, आपके एंसेस्टर क्रिएट्स हो रहे हैं ना, जेनेटिक वेरिएशन आ रहा है, ठीक है। इसी के अंदर ही सब स्पीसीज भी क्रिएट होती है। तो बेस्ड ऑन दिस पैटर्न इज एग्जिस्ट, और उसी से स्टेबिलिटी का भी पता चलता है, ठीक है। बट पैटर्न पता कैसे चलेगा? देयर इज टू वे। फर्स्ट मेथड तो बहुत है कि आपका टेम्परेचर ये सब, वो क्यों मेथड वेरी करेगा? बिकॉज ऑफ लैटिट्यूडनल वेरिएशन। देयर इज लैटिट्यूडनल वेरिएशन एंड देयर इज एल्टीट्यूड वेरिएशन। क्वेश्चन भी था, ठीक है। इफ we go from equator to pole, whether biodiversity decreases or increases, है ना। with altitude of a mountain region, where is the highest biodiversity? 2011 के क्वेश्चन में है कि when we move from lower altitude to higher latitude, species biodiversity increases or decreases। तो उसको एसोसिएट करके टर्म क्या कर देंगे, ऊपर नीचे करके आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो यू शुड नो दैट देयर इज टू पैटर्न, जिसको बोलते हैं हम लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, ठीक है। तो आपका ये होता है कि व्हेन यू मूव अहेड, है ना, फ्रॉम लोअर लैटिट्यूड टू हायर लैटिट्यूड, तो आपका बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? घटती है, ठीक है। इसको भी थोड़ा डिटेल में देखेंगे। उसी तरह जनरली, सी आई एम टॉकिंग जनरली, एक्सेप्शन भी है, ठीक है, इसीलिए बोल रही हूँ जनरली एल्टीट्यूड बढ़ता है तो डाइवर्सिटी घटती है, ठीक है। दैट्स टू थिंग्स दैट यू नीड टू नो। अब लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट क्यों एग्जिस्ट करता है? ऐसी क्या बात आ गई कि बायोडाइवर्सिटी घटती है? क्यों? बिकॉज ऑफ द सनलाइट। सी यहाँ पे क्या है, सबसे ज्यादा सन आता है, मतलब सन की लाइट यहाँ पे पहुंचती है, उससे क्या होता है, नंबर ऑफ स्पीसीज इंक्रीज होती है। और यहाँ पे जो नंबर स्पीसीज है बहुत ज्यादा है। इवन द वेस्कुलर प्लांट्स, वेस्कुलर मतलब जो जिसका ये जो ट्रंक होता है ना बहुत भारी होता है, दिस इज 10 times, you know, these plants are 10 times higher than the temperate or polar region, whether from the polar region। तो अमेजोन फॉरेस्ट आपने देखा होगा, दैट इज कॉल्ड द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। क्यों? यहाँ पे सबसे ज्यादा वेराइटी मिलती है, सबसे ज्यादा वेराइटी ऑफ स्पीसीज मिलती है, एम्फीबियंस मिलते हैं, रेप्टाइल्स मिलते हैं। तो दिस इज अबाउट द ट्रॉपिकल रीजन बिकॉज ऑफ द सन रेज। यहाँ पे क्या है, सन पहुंचता नहीं है, तो यहाँ पे क्या होता है, ग्लेशिएशन भी ज्यादा हुआ है ना, इन पार्ट्स में। और यहाँ पे क्या है, मोर ऑफ अ स्टेबिलिटी इन द क्लाइमेट, है ना।
यहाँ पे इतना सीजनल वेरिएशन नहीं होता। जहाँ पे वेरिएशन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, एनिमल्स क्या करेंगे, हाइबरनेट करेंगे, किसी और रीजन से किसी और रीजन पे चले जाएंगे, है ना। तो ये क्या होता है, यहाँ से यहाँ पे आते हैं समर के टाइम पे, यहाँ पे जब विंटर ज़्यादा होगी तो समर में यहाँ आ जाएंगे। तो वहाँ पे स्टेबिलिटी कम रहेगी और यहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी एंड बायोडाइवर्सिटी भी यहाँ पे ज़्यादा रहेगी। तो लैटिट्यूड के रिस्पेक्ट में यही है कि व्हेन इट इंक्रीज द बायोडाइवर्सिटी डिक्रीजेस। क्यों, एग्जाम्पल देखते हैं। सी इफ यू सी द कोलंबिया, यहाँ पे कोलंबिया है, ठीक है, इक्वेटर के पास है, यहाँ पे न्यूयॉर्क है और यहाँ पे ग्रीनलैंड है। तो यहाँ पे बर्ड की स्पीसीज आपको बहुत ज्यादा मिलेगी। यहीं पे आपका अमेजोन फॉरेस्ट भी है साउथ अमेरिका में। और यहाँ पे न्यूयॉर्क में उससे ज्यादा, मान लो यहाँ पे 100 मिल रही है, यहाँ पे 50 मिलेगी और यहाँ पे बहुत कम मिलेगी, 20 के अराउंड। तो दीज आर एग्जाम्पल की बायोडाइवर्सिटी विद लैटिट्यूड घट रही है। इवन इन इंडिया देयर इज अ ह्यूज बायोडाइवर्सिटी। वाई? बिकॉज इट इज नियर टू द इक्वेटर, बिकॉज ऑफ दैट। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि वाई देयर इज अ ह्यूज बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, बिकॉज ऑफ लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट और एल्टीट्यूड ग्रेडियंट, किस वजह से है, तो आपको वो देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यूएसए में कम है बायोडाइवर्सिटी, इक्वेडोर में ज्यादा है, क्यों? बिकॉज ऑफ लैटिट्यूडनल वेरिएशन। एक सवाल भी था, why there is so much richness in the biodiversity of tropical region than the temperate region। क्वेश्चन ये भी था कि रीजन रेट, तो ये तो बायोम का पार्ट हो गया। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का क्यों है वो देखते हैं। बिकॉज देयर इज अ मोर लाइट। जब ज्यादा लाइट होगी तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। प्रोडक्टिव मतलब प्लांट प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी मतलब बायोमास ज्यादा क्रिएट होगा। अगर प्लांट है तो उसके पास सनलाइट आ रही है ना, तो मान लीजिए वो 100 उसके पास सनलाइट आती है, तो यहाँ पे सी बायोमास प्रोडक्टिविटी के लिए 100 ये आ गई, 50 उसने अपने लिए यूज कर ली और 50 उसने आगे ट्रांसफर होगी हर्बीवोर के पास, है ना, वो उसे खाएगा। अब उससे बायोमास आगे लेवल पे होगा, तो ट्रॉफिक लेवल पे क्या होगा, मूवमेंट होता है, दैट इज योर एनर्जी फ्लो, है ना। तो वही है प्रोडक्टिविटी, द बायोमास इज बीइंग जनरेटेड बाय व्हाट, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्लांट की प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इनडायरेक्टली बढ़ेगी। क्यों? देखो इनडायरेक्टली का इन द सेंस यहाँ पे क्या है कि जनरली क्या होता है, अगर मैं न्यूट्रिएंट बढ़ा दूं तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, घटती है। क्यों? बिकॉज ऑफ द एल्गल ब्लूम, आपको पता होगा, है ना। ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, बढ़ने लग जाता है, सॉरी डिमांड बढ़ने लग जाता है एंड देन सारी चीजें क्या होती है, वो लोग खाने लग जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो सारी चीजें स्पीसीज क्या हो जाती हैं, उस पर अटैक करती हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स पे खाने के लिए बढ़ जाती है और पोल्यूशन क्या हो जाता है, बढ़ने लग जाता है, तो एल्गल ब्लूम की कंडीशन हो जाती है। तो मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे यही है कि डायरेक्ट सेंस में तो न्यूट्रिएंट जब बढ़ती है, न्यूट्रिएंट बढ़ेगा प्रोडक्ट, तो अगर न्यूट्रिएंट बढ़ेगा तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, घटती है। बट यहाँ कह रहा है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है तो बायोडाइवर्सिटी भी बढ़ रही है, तो दैट इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट वे ऑफ इट। ओके, आई होप आई हैव क्लियर्ड यू। नेक्स्ट थिंग इज दैट इज पार्ट ऑफ अ इक्वेटर, तो ट्रॉपिकल इज बिकॉज नियर टू द इक्वेटर, तो लेस सीजनल और कह सकते हो आप यूनिफॉर्म कांस्टेंट क्लाइमेट है, प्रिडिक्टेबल है कि यहाँ पे चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है, यूनिफॉर्म सिस्टम है। क्योंकि ज्यादा वेरिएशन आएगी अगर सीजन आएंगे, जैसे टेम्परेट रीजन में होता है 4 सीजन्स होते हैं, तो हर चीजों को अपने आप तरीके से अडेप्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे अडेप्शन की जरूरत नहीं होने, ठीक है, फूड की भी जरूरत नहीं है इतनी, नीश स्पेशलाइजेशन, ठीक है। तो नीश स्पेशलाइजेशन क्या होता है, सी सो इट सेज दैट कि सिंपली जो मैं रोल प्ले करता हूँ, द फंक्शनल रोल प्ले बाय द अ स्पीसीज, क्या खाना खाते हैं, किस तरह, मतलब एक तरह की जॉब ही है। नीश इज लाइक अ जॉब ऑफ अ स्पीसीज और अ रोल ऑफ अ स्पीसीज और पोजीशन ऑफ अ स्पीसीज। नीश के भी टाइप होता है कि फूड स्पीशीज, फूड नीश, है ना, हैबिटेट नीश, ठीक है, रिप्रोडक्टिव नीश। तो किस तरीके से कब कौन क्या करेगा उस पे बेसिस होता है कि वो एक कम्युनिटी में क्या रोल प्ले करते हैं। जैसे कि अगर मान लो ये ट्री पे है, तो कंपटीशन को घटाने के लिए यहाँ पे दूसरी टाइप की बर्ड्स आ जाएंगी,
ठीक है, मान लो ये एक ही हैबिटेट है, यही एक फूड है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक अलग टाइप की स्पीसीज ऑफ बर्ड खाएंगे, मिड पार्ट पे अलग खाएंगे, ये कुछ और खाएंगे, ये फ्रूट्स खा लेंगी, ये स्टेम्स खा लेंगी, ये लीव्स खा लेंगी। इससे क्या हो जाएगा, कंपटीशन भी घट जाएगा, तो नीश स्पेशलाइजेशन क्या होगा, बढ़ेगा ट्रॉपिकल रीजन में, इक्वेटर में, तो न्यू स्पीसीज डाइवर्सिटी आएगी। हैबिटेट तो है मेरे पास, पर मैं कंपटीशन कम करूंगी, क्यों, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है। अगर एक ही खाना है तो सब अटैक करेंगे ना, है ना, तो नीश स्पेशलाइजेशन क्या होगा, कम होगा, फंक्शनल रोल घट जाएगा उसी से। तो वही है, आपका फंक्शनल रोल क्या प्ले करता है, कहाँ किस तरह का खाना खाता है, ठीक है, क्या रिप्रोडक्टिव पैटर्न है, सबके अलग अलग पैटर्न्स हैं, ठीक है, तो उस तरीके से सी टेम्परेट रीजन में 4 सीजन होते हैं, एक्सट्रीम कोल्डर, कभी कुछ हो जाता है तो उससे डेथ हो जाएगी, माइग्रेट नहीं कर पाएंगे टाइमली, है ना, तो उससे क्या हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी घटेगी। और टेम्परेट रीजन फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन से भी गुजरा हुआ है पास्ट में, तो इसलिए बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे कम है। सो दिस इज द रीजन वाई देर इज इन ट्रॉपिकल रीजन देर इज अ रिच बायोडाइवर्सिटी देन द टेम्परेट रीजन। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये आप देख सकते हो कि बिकॉज ऑफ द लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, because of the latitudinal gradient there is more light, there is more equator, it is near to the equator, so there is a less seasonal variation that lead to niche specialization, and that's create a new species, genetic biodiversity बढ़ेगी, right, productivity ज़्यादा है, right, so this is all about the latitudinal variation, जैसे जैसे latitude बढ़ेगा biodiversity घटेगी, ठीक है। now we have talked about द एल्टीट्यूड, तो जनरली एल्टीट्यूड बढ़ता है तो बायोडाइवर्सिटी घटती है, ओके। और ये क्यों है, बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम लाइफ सिचुएशन, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, घट जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, प्रेशर हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है, सीजनल वेरिएशन, वेरिएबिलिटी क्या हो जाती है, प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है, कभी ज़्यादा ठंड पड़ेगी, कभी गर्मी आ गई, कभी बर्फ़ आ गई, ठीक है, तो वो होता है। लो लैटिट्यूड में देखो, आप यहाँ पे अगर देखोगे, अगर मैं इस रेंज पे जाऊं, लो लैटिट्यूड एल्टीट्यूड से हाई एल्टीट्यूड पे, तो मुझे क्या होगा, वेराइटी ऑफ स्पीसीज मिलेगी, देयर इज अ वेराइटी बट इट गॉट डिक्रीजेस, ठीक है। इवन जब स्नो लाइन आती है, मतलब जहां से स्नो स्टार्ट होती है, ऊपर तो वेरिएशन होता ही नहीं, वहां पे तो कोई प्लांट होता ही नहीं, छोटे मोटे आपको लाइकन्स मिल जाएंगे, पर ये है कि स्नो लाइन से ऊपर कुछ नहीं होता, देयर इज ओनली स्नो और रॉक, ठीक है, वहां पे आपको डाइवर्सिटी नहीं मिलेगी बिल्कुल भी। इवन आपका जो मीन टेम्परेचर होता है, अगर इफ यू गेट इंक्रीजिंग द एल्टीट्यूड बाय 1000 मीटर, एट एवरी 1000 मीटर देयर इज अ डिक्रीज ऑफ 6.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो टेम्परेचर की वजह से, तो ये रीजन आप लिख सकते हो, ठीक है। लो एल्टीट्यूड में क्यों बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ फेवरेबल कंडीशन, क्लाइमेट स्टेबिलिटी है, रिसोर्स अवेलेबिलिटी है, ठीक है। इवन बारिश होती है, सी यहाँ पे क्या होता है, रेन फेड रीजन, यहाँ पे क्या हो जाता है, शैडो रीजन, दीज आर, यहाँ पे ओरोग्राफिक, मतलब जो पहाड़ों की हवा से बन जाए, ओरोग्राफिक। कन्वेंशनल, जो हीट से, आपकी जो हीट यहाँ पे जनरेट होती है फ्रॉम द लैंड इटसेल्फ, दैट इज, तो वहां पे ये आता है। बट यहाँ पे एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है, देर इज अ एलिवेशन डाइवर्सिटी ग्रेडियंट, EDG, कहते हैं कि दैट इज स्पीसीज रिचनेस इज इंक्रीजिंग विद एलिवेशन अप टू अ लिमिट, कि मतलब एल्टीट्यूड आप जब बढ़ाओगे, देर इज एल्टीट्यूड एलिवेशन बढ़ेगा तो स्पीसीज रिचनेस भी बढ़ेगी, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट, एंड दैट्स क्रिएट अ डाइवर्सिटी बल्ज इन द मिडल, मतलब कि यहाँ पे आपको डाइवर्सिटी ज्यादा मिलेगी। ये कहाँ पे पाया गया, ये ट्रॉपिकल रीजन में पाया गया, कि जहाँ एल्टीट्यूड बढ़ रहा था तो वहां पे स्पीसीज रिचनेस भी बढ़ रही थी। तो रीजन तो आपकी वो भी हो सकता है, ठीक है, इक्वेटर के पास है, रिसोर्स अवेलेबिलिटी है, क्लाइमेट है, फेवरेबल कंडीशन है, स्टेबल है, तो वही रीजन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन केस है। इवन एक्सेप्शन इज इन दी प्लांट बायोडाइवर्सिटी, इनिशियली इंक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन एलिवेशन, बट आफ्टर अ पॉइंट इट विल डिक्रीज विद एल्टीट्यूड,
तो जनरल सेंस आपको पता होना चाहिए, इसके एक्सेप्शन भी आपको पता होने चाहिए। इवन द लोकल क्लाइमेट, है ना, रेन ज़्यादा हो रही है, जैसे हिमालय रीजन में रेन भी होती है, उसकी वजह से भी लग्जूरियंट वेजिटेशन है, राइट। तो यूनिक क्लाइमेट होगा तो उसकी वजह से भी होगा। तो दीज आर एक्सेप्शन। तो अगर लिखा आ जाए स्टेटमेंट में तो आप उसको रिलेट कर सकते हो। बिकॉज सी आई एम गोइंग इनटू डिटेल। देखो यूपीएससी तो नॉर्मली आपको स्टेटमेंट बेस देगा, ठीक है, बट जब आप मॉक टेस्ट भी देते हो तो मॉक टेस्ट में ना ये टर्म्स एसोसिएट होते हैं, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी एक छोटा सा चैप्टर है, हम उसमें इतनी डिटेल तो नहीं जाएंगे ना यूपीएससी लेवल पे। तो क्या करते हैं कि उनके पास इतना सा कंटेंट है, अब उसमें 100 क्वेश्चन बनाने, तो मैं बहुत ही डीप में जाऊंगी ना। तो दैट इज द पॉइंट कि आपके ये चीजें कवर हो रही है, आपको इसके रीजंस पता है, तो आपके मॉक भी अच्छे जाएंगे। इवन आपको इसमें कोरिलेशन करने में भी आसानी होगी, ठीक है। You can try this question. Okay. That which of the following reason for the greater biological diversity of tropical region? अभी हमने डिस्कस किया था, राइट। तो आपको सिर्फ एक ही चीज नोट करनी है, दैट हाई एल्टीट्यूड टू लो एल्टीट्यूड अगर मैं जाऊं या हाई लैटिट्यूड टू लो लैटिट्यूड जाऊं तो मेरी बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। या उसको रिवर्स कर दो, लो टू हाई लैटिट्यूड एल्टीट्यूड, बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज। तो देर इज अ वे टू मेक ए ऑप्शंस, तो आप उस पर कोरिलेशन कर सकते हो। ओके, वेल, हु प्रूव दिस हाइपोथेसिस? ये पैटर्न एग्जिस्ट करता है, ये किसने बताया, या फिर ये एग्जिस्ट करता भी है, ये हम बस मान रहे हैं, है ना। तो देर इज अ थ्योरी फॉर दिस। सी, ये तो बात थी कि हमने पैटर्न देखा, ऑब्जर्व किया, पर ऑब्जर्व करने के बाद साइंटिस्ट या इकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, उसको एक क्वांटिटेटिव टूल देते हैं। तो यस, देयर इज अ क्वांटिटेटिव टूल एग्जिस्ट फॉर मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देयर आर थ्री। एक स्पीशीज एरिया, स्पीशीज रिचनेस विद एरिया रिलेशन इज रिग्रेशन कर्व दिया गया है, ठीक है। और एक शैनॉन वाइनर और वीवर इंडेक्स है, और सिम्पसन इंडेक्स ऑफ, या फिर इसको रेसिप्रोकल ऑफ डाइवर्सिटी इंडेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। इनका काम यही है कि इन्होंने एक इंडेक्स दिया है दैट एक पर्टिकुलर रीजन में, पर्टिकुलर हैबिटाट में इन्होंने स्पीसीज को कैलकुलेट किया है, ठीक है। और वहां पे उन्होंने एक फॉर्मूले में पुट करके दैट शैनॉन क्या करता है कि दैट क्लाउडे शैनॉन थे, जो उन्होंने क्या किया था, एक एरिया ले लिया and it tells that disorder and uncertainty of an individual species with a particular area, and through this calculation they told that कि अगर उस वैल्यूज पे, अगर उस इंडेक्स में, अगर इंडेक्स की वैल्यू बढ़ती है तो मेरी स्पीसीज रिचनेस भी बढ़ेगी और स्पीसीज डाइवर्सिटी भी ज्यादा होगी। तो ये स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में बात कर, और स्पीसीज डाइवर्सिटी इन्होंने किस किस लेवल पे बात की है, रिचनेस और इवननेस। तो इन्होंने बोथ ने रिचनेस और इवननेस के बेसिस पे एक बायोडाइवर्सिटी का वैल्यूज दिए हुए हैं कि आप जाके कैलकुलेट कर सकते हो। एक फॉर्मूला दिया है, उसके बेसिस पे आप उसको चीजों को कैलकुलेट, जैसे इन्होंने भी यही किया, 2 ज्योग्राफिकल हैबिटेट ले लिए, वहां पे स्पीसीज ले ली और उनको कैलकुलेट किया, विच इज मोर डाइवर्स। तो आप अगर देखोगे तो स्पीसीज तो दोनों जगह सेम है ना, बट देर इज अ यू सी द C1 कम्युनिटी। यहाँ पे अगर मैं 2 कम्युनिटीज ले लूँ, A और B ले लो, C1 C2, और मैंने इतनी स्पीसीज ले ली A B C, स्पीसीज रिचनेस तो दोनों में बराबर है, बट इवननेस इसमें ज्यादा है, इसमें कम है। तो उस बेसिस पे मैं डिसाइड करूंगी कि मेरी स्पीसीज डाइवर्सिटी कहाँ है। तो जब हम उन वैल्यूज को लेते हैं तो उसको कैलकुलेट करके, एक वैल्यूज मैंने बस ऐसे ली है कि यहाँ पे कैलकुलेट किए थे, ठीक है। तो ये बहुत फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट उस बेसिस पे हमने उसको कैलकुलेट किया, तो उससे एक वैल्यू आई कि कम्युनिटी ए की 6.0.6 है, और ये तो दैट इज हायर द वैल्यू, हायर द डाइवर्सिटी। तो इन दोनों से, इन तीनों से आपको बस एक चीज पता चल रही है, दैट सी फ्रॉम दिस टू, इसको तो अभी देखते हैं, फ्रॉम दिस टू that richness and evenness can be calculated by the quantitative tool. If their value is high,
द डाइवर्सिटी इज ऑल्सो हाई. दैट्स ऑल दैट यू नीड टू नो. अब स्पीसीज एरिया रिलेशन क्या है? सी, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने अमेज़न फॉरेस्ट में एक स्टडी की. उन्होंने ये चीज देखा. देखो, एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं. जैसे ये यहाँ पे अगर आप अपनी बैल्कनी में से डाइवर्सिटी देखें तो आपको कुछ प्लांट की स्पीसीज मिलेंगी, कुछ बर्ड्स देखने को मिलेगी. जैसे ही आप पार्क के एरिया में जाओगे तो आपको स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा मिलेगी, अलग अलग टाइप की स्पीसीज मिलेगी. उसी तरह आप जंगल में जाओगे तो आपको स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ती हुई मिलेगी. तो ये एक रिलेशन देता है कि व्हेन यू इंक्रीज द एरिया, ठीक है, एक ज्योग्राफिकल एरिया को आप बढ़ाओगे तो आपकी स्पीसीज richness, that is number of species, will increase. So this is all it talked about. ठीक, क्यों? उसके लिए उन्होंने ग्राफ दिया, that is called the species richness area graph. ठीक है, तो उन्होंने ये ग्राफ दिया that it's इन्होंने ये जो ग्राफ दिया that is rectangular hyperbola है. ठीक है, that it shows that कि जैसे जैसे मेरा एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे मेरी स्पीसीज रिचनेस बढ़ेगी, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट. ठीक है, क्योंकि आप इन्फिनिटी तक एरिया बढ़ा दोगे तो आपकी स्पीसीज रिचनेस जरूरी थोड़ी उतनी बढ़ेगी. दैट इज नॉट बीइंग ऑब्जर्व्ड कि अगर इन्फिनिटी तक एरिया चला जाएगा तो स्पीसीज रिचनेस बढ़ रही है, इसकी कोई गारंटी नहीं है. ठीक है, तो दैट इज बीइंग गिवन बाय द अलेक्जेंडर. तो उन्होंने ये चीज ग्राफ दिया. उसी ग्राफ को इन्होंने कहा सिंपली इसमें इस रिलेशन से क्या पता चल रहा है कि जो स्पीसीज रिचनेस है विद एरिया इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए ये सी लगाया, प्रोपोर्शनैलिटी को कांस्टेंट. और अगर इसमें अगर मैं लॉग ले लूं तो लॉग ग्राफ ये ऐसे बन जाएगा. सी, लॉग फॉर्मूले से ये ओपन हो जाएगा तो लॉग एस लॉग सी. एस क्या है आपका स्पीसीज रिचनेस, सी क्या है इंटरसेप्ट. इसको अगर आप स्ट्रेट लाइन के ग्राफ से देखोगे, मतलब उसकी स्लोप, उसकी क्या कहते हैं, उसके फॉर्मूले को देखोगे तो इन दोनों का फॉर्मूला सेम है. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड दिस सी कॉल्ड इंटरसेप्ट, और ये जेड कॉल कहलाता है रिग्रेशन कोफिशिएंट. ओके, तो रिग्रेशन कोफिशिएंट की रेंज होती है, उसके बेसिस पे ये डिफाइन होता है. ये दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया अंडर कंसिडरेशन एंड द टेक्सोनॉमिकल वैल्यू. ठीक है, तो दिस इज टॉक अबाउट द रिग्रेशन कोफिशिएंट. उसके वजह इसके जितनी वैल्यू होगी तो उस अगर वैल्यू कॉन्टिनेंट्स की ज्यादा होती है जेड की ना, कॉन्टिनेंट में जेड की वैल्यू ज्यादा होती है, तो ये क्वांटिटेटिव टूल है, तो उसकी मदद से आप स्पीसीज रिचनेस बताते हो कि कॉन्टिनेंट है तो स्पीसीज रिचनेस ज्यादा होगी. ठीक है, सी दिस इज अबाउट द अर्थमेटिक सेंस. बट लॉगरिथमिक वैल्यू से क्या होता है, ज्यादा आपको वैल्यूज पता चलती, क्योंकि लॉग टेबल से चीजें आसान हो जाती है. दैट्स व्हाई वी आर कन्वर्टिंग इनटू लॉग. तो इससे क्या होता है, एक स्लोप क्रिएट होता है, स्टीपनेस आती है. यहाँ पे तो सिंपली बात है कि एरिया बढ़ेगा तो स्पीसीज रिचनेस बढ़ेगी, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट, उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा ग्राफ. ओके, सो दिस इज इंटरसेप्ट, ये और ये एरिया. ठीक है, सी हियर अगर मैं ग्राफ बनाऊं, see I want to calculate a species richness, right? I want to calculate the species biodiversity. How I can calculate? मैंने दो एरिया लिए, एक ट्रॉपिकल लिया और एक आर्कटिक लिया. ठीक है, आर्टिक रीजन में ये दो मैंने ग्राफ लिए, तो उसका जब ग्राफ मैं लॉगरिथमिक ग्राफ बनाऊंगी तो ये वो इस तरीके से आएगा. इन दोनों की स्लोप स्टीपनेस, अब उनकी स्टीपनेस से मैं कैलकुलेट करूंगी. कैसे? सी दिस इज योर वाई एक्सिस स्पीसीज रिचनेस और दिस इज योर एक्स एक्सिस. ठीक है, ज्यादा ग्राफ के डिटेल में मत जाओ कि कैसे क्या होगा, क्योंकि इट्स ऑल मैथमेटिक. बस ये याद रखो कि अगर दो कंपैरिजन मैं कर रही हूँ तो कैसे हो रहा है, हम लॉगरिथमिक वैल्यू में चेंज हो रहे हैं, क्योंकि अर्थमेटिकली कैलकुलेट करना टफ होता है इंस्टेड ऑफ लॉग से. तो ठीक है, तो इसलिए हम लॉग टेबल ले रहे हैं. रीजन बस यही है. यहाँ देखो, और मैं यहाँ 0 से स्टार्ट क्यों नहीं कर रही हूँ, बिकॉज एरिया 0 पे रियलिटी में देर इज नो एरिया, है ना, कोई ऐसा एरिया एग्जिस्ट नहीं करता कि जहाँ पे रिचनेस ना हो, जहाँ पे स्पीसीज ना हो. इवन अ बेयर रॉक इज देर इज अ लाइफ, है ना. लाइकन्स, क्वेश्चन आता है लाइकन्स,
क्या है, ठीक है। लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन में क्या होता है, सबसे पहले लाइकन आते हैं, फिर मॉसेस आती है, फिर फर्न्स आते हैं, फिर ट्री आता है। तो ये सब है, छोटी से छोटी जगह पे भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। दैट्स व्हाई वी हैव नॉट टेकन अ ए, दैट इज एरिया इज नॉट जीरो इन रियलिटी। दैट्स व्हाई दिस ग्राफ इज स्टार्टेड फ्रॉम दीज वैल्यू। तो वाई आपका क्या बताएगा, इंटरसेप्ट बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सिंपली सी, इस ग्राफ को देखो, अगर मैं छोटे से एरिया में देखूं तो मेरा स्पीसीज रिचनेस की वैल्यू ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू आर्टिक, राइट। तो सी, इवन आई एम टेकिंग अ स्मॉल एरिया, स्टिल माई स्पीसीज रिचनेस इन ट्रॉपिकल इज हाई। रीजन मैंने आपको दे दिया, ठीक है। तो ये जस्ट इट्स अ क्वांटिटेटिव टूल। तो ये यही बता रहा है कि छोटे से एरिया में देखोगे तो भी ज्यादा है, बड़े एरिया में जाओगे, यहाँ देखोगे इस पॉइंट पे, यहाँ पे स्पीसीज रिचनेस ये है, यहाँ पे ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू दिस A3 वैल्यू ले लो। तो ये कैलकुलेट कैसे हो रही है, स्लोप से। आपको पता है, अगर आपको नहीं पता, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। स्लोप कैसे पता चलता है, tan थीटा से। रन और राइज इसका, सी रन मतलब दिस इज राइज, दैट इज y अपॉन x, ठीक है। y अपॉन x से इंटरसेप्ट अपॉन दिस एरिया। तो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो आपकी स्लोप को। ये स्लोप मुझे हेल्प क्या करेगा, सी दिस इज ऑल अ डिटेल ऑफ मैथमेटिकल इंडिकेशन। दैट मीन्स कि यहाँ पे एक क्वांटिटेटिव टूल एग्जिस्ट करता है, दैट इज स्पीसीज एरिया रिलेशन, कि जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीसीज बढ़ेगी, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। व्हाई दिस इज हेल्पफुल, बिकॉज इट कैन टेल यू द स्टीपनेस। अगर ग्राफ की स्टीपनेस ज्यादा है तो वहां उसकी रिचनेस भी ज्यादा होगी, अगर उसकी स्टीपनेस कम है तो वहां उसकी रिचनेस कम होगी, बायोडाइवर्सिटी कम होगी। तो ये रिलेशन बस आपको याद रखने हैं और कुछ नहीं, ठीक है। सो आई हैव डिस्कस्ड विद यू कि 3 टूल एग्जिस्ट करते हैं, राइट। दिस कॉल्ड सार रिग्रेशन कर्व। कैसा कर्व है, रेक्टेंगुलर कर्व है, हाइपरबोला का है। इवन लॉग का देख लोगे तो स्ट्रेट लाइन है, तो जितनी स्टीप होगी उतनी रिचनेस होगी, ठीक है, और जितनी स्टीपनेस कम होगी उतनी रिचनेस कम होगी। तो ये बताता है सिंपली, एरिया बढ़ेगा तो स्पीसीज रिचनेस बढ़ेगी, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। शैनॉन और सिम्पसन इंडेक्स क्या बताता है कि रिचनेस और इवननेस, तो अगर इनके इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा है तो रिचनेस भी ज्यादा है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वांटिटेटिव टूल। सी, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का सिंपल सा क्वेश्चन, इकोसिस्टम का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे देखो ऑप्शन डी देखो, द फ्लोरा एंड द फौना, दिस इज कॉल्ड दी बायोडाइवर्सिटी। ये आपको थोड़ा सा हिंट देने के लिए कि ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, ओके। नाउ व्हाई देयर इज अ इम्पोर्टेंस इन द व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, व्हाट रोल इट प्ले, क्या जरूरत है इसकी। बिकॉज when there is a more biodiversity there will be more productivity। ये किसने इसको 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 भी प्रूव करने के लिए एक साइंटिस्ट है, डेविड टिलमैन, उन्होंने सपोर्ट किया था कि ऐसा एग्जिस्ट करता है। तो ये क्या है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं कि इफ देयर इज अ बायोडाइवर्सिटी देयर विल बी प्रोडक्टिविटी। सी, इफ देयर इज अ मोर बायोडाइवर्सिटी नो इम्पैक्ट ऑन इंटरनल बैलेंस, स्टेबिलिटी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। कैसे, सी अगर बायोडाइवर्सिटी है तो खाना बहुत अवेलेबल है, रिसोर्स बहुत अवेलेबल है, तो क्या होगा, इंटरनल बैलेंस इम्पैक्ट नहीं करेगा। जैसे डियर का एग्जांपल लिया था, अगर ग्रास खत्म हो गई तो किसी और चीज को खा लेगा, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, एक्सटिंक्शन नहीं होगा, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज नहीं होंगी, कोई ना कोई एक दूसरे को सपोर्ट कर लेगा। जैसे हमने ट्री का एग्जाम्पल लिया, कॉम्पिटिशन घटाने के लिए वो लोग कुछ और खा लेंगे, नीश स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, है ना। तो मोर बायोडाइवर्सिटी नो इम्पैक्ट ऑन इंटरनल बैलेंस, एंड देयर इज मोर बायोडाइवर्सिटी लेस इम्पैक्ट ऑन द एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस। मतलब अगर इन्वेजिव स्पीसीज आ भी जाती हैं तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। इन्वेजिव स्पीसीज क्या होती है, जैसे रुको आई विल शो यू अ पिक्चर। See, this is the picture of the Echenornia. This is called the terror of Bengal. ये क्या है, ये इंडिया में नेटिव नहीं था, तो
क्या करा, बंगाल में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। ये इन्वेजिव स्पीसीज़ है, ठीक है, हम पढ़ेंगे इन्वेजिव स्पीसीज़ के बारे में। ये इन्वेजिव स्पीसीज़ है, तो वहाँ पे उसको ये एक वाटर हाइकनेथ है, ठीक है। ये एक बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर होता है, बट वो जब आया तो क्या करेगा, दूसरी स्पीसीज को उसने क्या कर दिया, डोमिनेट करने लग गया, इसके ग्रोथ इतनी बढ़ गई कि बाकी लोगों को सफोकेशन होने लग गया और फिशेस मरने लग गई। तो इससे क्या हो गया, ब्यूटिफिकेशन तो हुआ बट इन्वेजन हो गया और डोमिनेंस किसका आ गया, इसका आ गया। तो वही है, अगर बायोडाइवर्सिटी रहती तो कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता स्पीसीज़ का, ये अडेप्ट कर लेते। क्यों इन्वेजिव है, क्योंकि क्या होगा, कंपटीशन बढ़ाएगा, वो क्या करेगा, अपने सर्वाइवल के लिए वो एक कोशिश करेगा, तो हर किसी को खाने की कोशिश करेगा, हर जगह वो अपना डोमिनेंस दिखाएगा, ठीक है, टू सर्वाइव इट। और वो किसी और का खाना खा लेगा, वो खाना खा लेगा तो फूड चेंज क्या होगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। तो अगर बायोडाइवर्सिटी रहती तो वो डिस्टर्ब नहीं होती, ठीक है। सो दिस is the importance of the biodiversity, and that is being supported by the the ecologist डेविड टिलमैन ने क्या कहा, उन्होंने प्रोडक्टिविटी के बारे में बताया कि अगर मैं 2 एरिया ले लूँ, ठीक है, तो वहाँ पे अगर मैं स्पीसीज ले लूँ, सपोज करो यहाँ 500 बायोडाइवर्सिटी है, यहाँ पे 100 है, ठीक है, और ईयर टू ईयर बेसिस में प्रोडक्टिविटी देखूँ, सपोज करो फर्स्ट ईयर 100 हुई, सेकेंड ईयर 102, थर्ड ईयर 105, इसमें फर्स्ट ईयर 105, सेकेंड ईयर 30 और यहाँ 80। तो यहाँ देखोगे जो आपका एनुअल प्रोडक्टिविटी है दैट इज़ कांस्टेंट, मतलब प्लांट प्रोडक्टिविटी क्या है, बायोमास जो क्रिएट हो रहा है वो कांस्टेंट है, तो स्टेबल है। यहाँ पे क्या है, वेरिएशन है, कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो जा रहा है, कभी नॉर्मल हो जा रहा है, तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कम है। तो वही डेविड टिलमैन ने कहा कि देयर इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वाई, बिकॉज एरिया विद मोर बायोडाइवर्सिटी शो लीस्ट वेरिएशन इन एनुअल प्रोडक्टिविटी और डाइवर्स इकोसिस्टम आर मोर स्टेबल एंड रेजिलिएंट और रेजिस्टेंट टू एनी चेंज। तो दैट शोज कि बायोडाइवर्सिटी क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ऑफ दीज साइंटिस्ट और बिकॉज ऑफ दीज इकोलॉजिस्ट। इवन एक हाइपोथेसिस है, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, ये पॉल एलरिक ने दिया था। उन्होंने एक एनालॉजी दी थी, उन्होंने इकोसिस्टम को एक प्लेन से कंपेयर किया। उसमें उन्होंने जो प्लेन के बोल्ट्स होते हैं ना, उसको रिवेट्स कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो ये रिवेट्स हैं ना, रिवेट्स दीज रिवेट्स इज़ सिमिलर और इज़ एसोसिएटेड विद द स्पीसीज इन द इकोसिस्टम। सपोज करो ये फॉरेस्ट, तो यहाँ पे एनिमल है, प्लांट्स हैं, तो ये मैं बोलूँगी रिवेट्स क्या हैं, तो ये सारे रिवेट्स हैं एक इकोसिस्टम के, जैसे प्लेन के सारे नट बोल्ट, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा, ये हाइपोथेसिस कहा। अब ये हाइपोथेसिस क्यों कहा, देखो, अगर मान लो एक जगह है, वहाँ पे 30,000 एंट्स हैं, ठीक है, 5,000 एक्सटिंक्ट हो जाती है, तो मुझ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। वेल, सवाल तो एक छोटा सा है कि यार चींटियाँ हैं, मर गई तो क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो गई तो क्या ही हो गया। तो उस इम्पैक्ट को समझाने के लिए उन्होंने ये हाइपोथेसिस कहा कि ये जो बोल्ट्स हैं, रिवेट हैं, वो स्पीसीज़ को इंडिकेट करती है। अगर मैं छोटे छोटे किसी भी एक बोल्ट को कोई हटा दे, ठीक है, दिस रिवेट गेट पॉप्ड अप, तो कोई फ़र्क पड़ेगा। वेल, आप बोलोगे नहीं पड़ेगा। सपोज करो सबसे छोटी स्पीसीज है, ग्रास से हट गई, नहीं है, कोई और आ गई, ठीक है, दूसरी लगा दी, पर यहाँ डाइवर्सिटी इतनी सारे हैं, छोटे छोटे रिवेट्स हैं, हटा दिया, कोई फ़र्क पड़ा नहीं। मेंटेनेंस होता है ना, तो रिवेट्स है तो 1-2 निकल गई तो क्या है, फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। बट उन्होंने कहा अगर मैं एक बड़ा रिवेट ले लूँ या फिर मेन ले लूँ, विंग्स, अगर एरोप्लेन के विंग्स हटा दूँ, उसको विंग्स को उन्होंने कीस्टोन स्पीसीज से किया। कीस्टोन स्पीसीज क्या होती है, जैसे कि जो आपके बायोडाइवर्सिटी को बांधे रखते, जैसे कीस्टोन स्ट्रक्चर होता है कि अगर ये गया तो सारे चले जाएंगे, है ना। जैसे कि कीस्टोन के एग्जाम्पल क्या होगे, जैसे एक ग्रासलैंड में, सॉरी, हाँ, सपोज यहाँ पे ग्रास है और इसको कौन खाता है, लेट मी
गिव हेयर। डियर है, डियर ग्रास खाता है, ठीक है, इसको टाइगर खाता है। तो अगर टाइगर है तो डियर पे कंट्रोल रहेगा, है ना, कीस्टोन स्पीसीज। अगर टाइगर हट गई, मर गया, है ना, ख़त्म हो गया, एक जगह से ख़त्म, तो डियर की स्पीसीज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। उससे क्या हो जाएगा, ग्रास ख़त्म हो जाएंगे। जैसे ही डिक्रीज होगा तो इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये स्पीसीज क्या है, विंग कीस्टोन स्पीसीज है। जैसे डुगोंग, आपके पीवाईक्यू में भी आया, सी काऊ जिसे बोलते हैं। ये क्या करते हैं, ग्रास खाते हैं, जो ओशन में ग्रास होती है उसे खाते हैं। जिससे क्या होता है, देर इज़ अ एरिएशन फॉर द अदर स्पीसीज, है ना। अगर ये ग्रास नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगी, लोग दूसरों के लिए क्या हो जाएगा, सफोकेशन हो जाएगा, फूड वेरिएशन घट जाएगा, ठीक है। तो वो है कीस्टोन स्पीसीज है। जैसे स्टारफिश है, दैट इज़ कॉल्ड अस कीस्टोन स्पीसीज। मतलब उनके एक्सटेंशन से ओवरऑल इकोसिस्टम पे ग्रेटली इम्पैक्ट पड़ेगा। बट अगर छोटी मोटी स्पीसीज चली जाती है तो उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो वही बताया कि बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस क्या है। बट ह्यूमन के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, क्वेश्चन भी आया हुआ है कि दैट हाउ इट हेल्प टू ह्यूमन, है ना, व्हाट वैल्यू इट प्रोवाइड। सी ईदर यू कैन कॉल इट इकोसिस्टम सर्विसेज और बायोडाइवर्सिटी, व्हाट वैल्यूज इट प्रोवाइड। तो एक है कि इफ़ यू सी फ्रॉम अ नैरो यूटिलिटेरियन, ठीक है, यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव से आप देखो, दैट मीन्स कि आपको प्रोविजनल इकोसिस्टम सर्विसेज मिल रही है। मतलब रिसोर्सेज, टिम्बर मिल रहा है, मेडिसिनल वैल्यूज मिल रही है, हनी मिल रहा है। these are the value that is being provided by the biodiversity itself. बायोडाइवर्सिटी है तभी तो डिफरेंट टाइप का खाना खा पा रहे हो, डिफरेंट टाइप की मेडिसिन मिल जा रही है, डिजीज से बच पा रहे हो। अदरवाइज क्या होगा, प्लांट कट दोगे, इफ देर इज अ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी देन देर इज अ स्प्रेड ऑफ व्हाट, अ डिजीजेस, राइट। सी The other one is regulating ecosystem services, cycling of nutrients. Vulture एक अच्छी species है, आप कहते हो तो this is called scavenger और detrivorous होते हैं ना, dead animals को खाते हैं। अगर dead animals को नहीं खाएंगे, वो मर जाएंगे, तो क्या होगा, dead animals क्या होंगे, बढ़ेंगे। जैसे vulture projects निकाले जाते हैं to protect this. Why? They eat because of there is a what was the name, I don't remember or the pronunciation of, but because of this the cattle, ये कैटल ड्रग है। कैटल ड्रग की वजह से क्या होता है, वल्चर जो मर जाते हैं तो वल्चर उन्हें खा लेते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, स्प्रेड ऑफ डिजीज। वो खुद भी मर रहे हैं, उनके मर जाने से तो क्या होगा, बिकॉज ऑफ दैट ये सिस्टम हेल्दी नहीं रहेगा। बिकॉज देर इज़ नो साइकिलेशन ऑफ द न्यूट्रेंट और देर इज़ नो क्लीनिनेस, वो क्लीन नहीं हो रहा, एनवायरनमेंट क्लीननेस नहीं आ रही है। सो इट प्रोवाइड द इकोलॉजिकल और लाइफ सपोर्ट। बिकॉज ऑफ दिस न्यूट्रेंट साइकिल हो रही है, हेल्दी रख रहा है, एनवायरनमेंट को फंक्शनल रख रहा है। सो रेगुलेटरी इकोसिस्टम सर्विसेज हमें मिलती है, दैट इज़ कॉल्ड योर ब्रॉडली यूटिलिटेरियन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय। तो आप अलग अलग टर्म्स लिख सकते हो, मेंस में अगर आंसर लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, प्रोविजनल सर्विसेज है, रेगुलेटरी है, सपोर्टिंग सर्विसेज की वाटर साइकिल में हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट साइकिल बनाता है, सॉइल को रिजुविनेट करता है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी ओनली। इवन दी कल्चरल इकोसिस्टम, सी दी सर्विसेज कैसे हो सकती है, जैसे रिक्रिएशनल एक्टिविटी, आपको बर्ड, है ना, साइट व्यू मिलता है, कैसे अच्छी अच्छी जगहें देखने को मिल रही हैं। देर इज़ अ डिमांड ऑफ लाइक कि वहाँ जाएंगे हम, रॉक क्लाइंबिंग करेंगे, ये बिकॉज ऑफ वन व्यू। एंड दिस व्यू, दिस ब्यूटी इज़ बिकॉज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी ओनली। ओके, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। कल्चरली कैसे, जैसे एक इकोसिस्टम है ना, और वहाँ पे कोई ट्राइब रहती है, ट्राइबल कम्युनिटी, तो उनकी नॉलेज से हम उसको कंजर्व कर सकते हैं। तो वो एक रोल प्ले करते हैं, हमें वो बता सकते हैं कि जैसे कि ये स्पीसीज़ है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, इस प्लांट को
इस प्लांट की बहुत वैल्यू, जैसे रिसेंटली आपने देखा होगा कि वीडियोस में दिखाया गया था कि एक प्लांट है जो पानी को स्टोर करके रखता है ना, और लोग क्या करते हैं, उसे खोल खोल के चले जाते हैं, उससे क्या होता है, पानी भी वेस्ट होता है। तो उस प्लांट को वो पानी भरने के लिए, दैट इज़ टू एब्जॉर्ब दिस वाटर, सालों लग जाते हैं, और हम क्या कर रहे हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो उसको बचाया जा सकता है बिकॉज ऑफ द कल्चरल नॉलेज, द नॉलेज दे प्रोवाइड, द ट्रेडिशनल नॉलेज दे गिव अस। जो आपके साइंटिफिक रिसर्च होते हैं वो बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि हम बता रहे हैं ना, कम्युनिटी बता रही है कि देखो इस प्लांट में ऐसा होता है, आप रबर निकाल पा रहे हो, यू आर एबल टू गेट ऑल दो स्टफ, वाई, बिकॉज ऑफ द ट्रेडिशनल नॉलेज ऑल्सो, राइट। देर इज़ अ साइंटिफिक सर्विसेज दैट इज़ बीइंग प्रोवाइडेड। जीन पूलिंग कर पा रहे हो, आप जीन बचा ले रहे हो, है ना। सपोज करो दिस कॉटन, बीटी कॉटन है, तो उसको रेजिस्टेंस के लिए वो जो बुलवॉर्म को आप ख़त्म करना चाहते हो, एंड यू वांट टू ग्रो दिस प्लांट सो दैट इट गेट रेजिस्टेड बाय दिस, व्हाई, बिकॉज ऑफ जीन पूलिंग, जीन बायोडाइवर्सिटी, restoring the genetic formation of this. So that's why we need a biodiversity. Biodiversity होगी तो stability होगी, stability होगी तो हमें भी services मिलेगी, right? So these are the services that biodiversity provide. So that's why we need to take care of our biodiversity or our ecosystem so that it make it a healthy environment for us, है ना। रिसोर्सेज प्रोवाइड करता रहेगा, हम भी स्टेबिलिटी से रह पाएंगे। बिकॉज इफ दिस देर इज़ अ लॉस, देर विल बी अनहेल्दीनेस, uncleanliness, there will be no functional role by the biodiversity, there will be no supporting role provided by the biodiversity. So there will be a harder situation or there will be a do or die situation. Extinction fast hoga. You see, this era is the part of sixth extinction, है ना, mass extinction. अगर इसी तरह चलता रहे, sixth mass extinction क्या है, because of the human, this time this extinction would be done. क्योंकि पहले क्या होता था, वो climate की वजह से। तो these questions you can relate because of this topic. Okay, so what we have did, हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा मेजरमेंट, ठीक है। मेजरमेंट में यही लिख लेते हैं सही से, हमने पढ़ा मेजरमेंट, मेजरमेंट की अप्रोच, किस लेवल पे जाना चाहिए, हमने रिचनेस के लेवल पे देखा, उसके दो कंपोनेंट है, रिचनेस, इवननेस। रिचनेस में भी हमने अल्फ़ा, बीटा, गामा। इस बार आप कंफ्यूज नहीं होंगे, दिस इज़ नॉट टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इट इज़ द टाइप ऑफ रिचनेस कैलकुलेशन और द टाइप ऑफ way to calculate the biodiversity. Okay, that how you can calculate the richness. Then we saw the quantitative tools. Is there a quantitative tool? Yes, there is. उससे पहले हमने एक और चीज़ देखी थी, पैटर्न, है ना, कि लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड बेस में क्या होता है, इसके एक्सेप्शन भी देखे थे। उसी पैटर्न को करने के लिए क्वांटिटेटिव टूल थे, है ना, आपके स्पीसीज रिचनेस एरिया रिलेशन, सिम्पसन और एक शैनॉन, ये हमने देखा। फिर हमने देखा कि इम्पोर्टेंस क्यों है बायोडाइवर्सिटी की, क्योंकि इम्पोर्टेंस मतलब ये रिचनेस मेजरमेंट कर रहे हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्यों कैलकुलेट कब को करना है, तो उसकी वो इम्पोर्टेंस देखी। फिर क्योंकि स्टेबिलिटी होती है, इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं का इफेक्ट नहीं हो पाता, बच जाते हैं उससे, एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस से भी बच जाते हैं, इन्वेजिव स्पीसीज़ का इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। फिर उसी के लिए हमने हाइपोथेसिस देखी, उसको प्रूव करने के लिए कि हाँ ज़रूरी है, आपको बचाना चाहिए। वाई? बिकॉज ऑफ डेविड टिलमैन, है ना, कि स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी है, जहाँ स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी होगी तो वहाँ प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी, देयर विल बी स्टेबिलिटी इन इट, ठीक है। और क्या देखा हमने, एक और हाइपोथेसिस देखी, रिविट वाली, कि अगर विंग्स हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, पूरा प्लेन क्रैश हो जाएगा। उसी तरह से कीस्टोन स्पीसीज को हटा दोगे तो आपका इकोसिस्टम क्रैश हो जाएगा। तो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड। तो अब
नेक्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे? वेल, नेक्स्ट में हम देखेंगे द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कॉजेस और हाउ टू प्रोटेक्ट और वेज टू प्रोटेक्ट. ठीक है, सो दिस इज ऑल. आई होप आई वॉज एबल टू क्लियर यू ऑल दोज थिंग्स. जो भी यहाँ पढ़ाया आपको ये क्वेश्चंस खुद ट्राई करने चाहिए. 11, 12, 13 के देखो, इवन 2013 से देखोगे बहुत वेरिएशन है क्वेश्चन पूछने में, और देर इज़ अ वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू अ डिफ़िकल्टी लेवल. ठीक है, तो वो चीज़ आपको रिलेट करनी है, कोरिलेट कीजिए, करंट अफेयर से कोरिलेशन कीजिए. यू कैन विजिट माई इंस्टाग्राम ऑल्सो. I will try to upload endangered species videos. शॉर्ट वीडियोज़ होंगी, 1 मिनट वीडियोज़ में आपको को रिलेशन करने के लिए मिलेगा विद ईजी एग्जाम्पल्स, ताकि आप उसको ईजीली समझ पाए कि एंडेंजर स्पीसीज़ कौन सी हैं, कहाँ हैं, और आप उस पर थोड़ा सा होमवर्क खुद करिए. आई होप आई एम एबल टू क्लियर यू ऑल दोज थिंग्स एंड दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू, and next time you will not get confused from this word. And whenever you are reading, please read between the lines also. Okay, thank you.